Good morning students and my dear friends, today is 6th of June 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली आपको इस न्यूज़ चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x, मीन्स आप इस वीडियो को 1.25x की स्पीड से सुन सकते हैं। थॉट ऑफ द डे इज, इन मोस्ट थिंग्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन नोइंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू सक्सीड। और मिंट ने आज अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने न्यूज़पेपर में। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 40 न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, एसआर एम्ब्रेसेस क्लीन एनर्जी इन ग्रीन पिवोट। सो फाइनली एसआर ग्रुप, जिसने अभी रिसेंटली अपना स्टील और रिफाइनरी असेट्स को सेल करके अपना जो डेट है उसको रीपे किया है और रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस में ये ग्रुप जा रहा है। उसी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में नाउ एसआर ग्रुप इज प्लानिंग फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अगर आप एमबीए या बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो यू माइट बी नोइंग कि बिजनेस को रिवाइव करने के लिए कई तरह के स्ट्रैटेजीज होती है, जिसमें से टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। और रिसेंटली अगर हम देखें तो एसआर ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेटली अपना $25 बिलियन का जो डेट है उसको क्लियर किया था। आफ्टर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस ग्रुप्स दैट क्रश्ड अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन ऑफ डेट, नाउ एसआर ग्रुप इज प्लानिंग टू chart a new turn around plan so that the business or the group can focus on new age business, global business और future centric asset। तो recently resolution process में जाने के बाद अब जो एसआर ग्रुप है वो अपनी restructuring और turn around plan पे जा रहा है और उसके तहत जो कंपनी है वो अब क्लीन एनर्जी बिजनेस पर, नए जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं, जो फ्यूचर सेंट्रिक असेट्स हैं, उन पर फोकस कर रही है। नाउ कंपनी इज reshifting its business definition into future centric asset। तो अगर हम करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें एसआर ग्रुप की, तो अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन का रेवेन्यू और अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन का जो असेट है, उसके साथ जो एसआर ग्रुप है वो नए एज के स्ट्रक्चर या नए एज के जो बिजनेसेस हैं जैसे कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पर अब फोकस करने जा रहा है। सो दिस इज द एसआर ग्रुप रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड दिस इज द हिस्टोरिक इवेंट दैट हैज बीन टेकन प्लेस इन एसआर ग्रुप एज अ रिजोल्यूशन प्रोसेस। हम देख सकते हैं 2017 में एसआर स्टील जो था वो आरबीआई के डिफॉल्टर लिस्ट में उसका नाम आया था। इसके बाद 2017 में एक कंसोर्शियम बनाया गया था जिसको रोजनेफ्ट ने लेट किया था। उसके बाद एसआर ऑयल को अप्रॉक्सीमेटली उस कंसोर्शियम ने $12.9 बिलियन में एक्वायर कर लिया था। 2019 में मित्तल ग्रुप ने एसआर स्टील को एक्वायर किया था। इसके बाद 2022 में एसआर ऑयल हैज़ कंप्लीटेड और एसआर ऑयल यूके हैज़ कंप्लीटेड द एग्रीमेंट विद वर्टेक्स हाइड्रोजन टू फैसिलिटेट द हाइड्रोजन सप्लाई। इन नाउ 2022 एसआर ग्रुप्स बिकम द डेट फ्री आफ्टर सेलिंग इट्स 2 पार्ट। कौन कौन से? स्टील और रिफाइनरी असेट्स। और उसके बाद अब जो ग्रुप है वो अपने रीस्ट्रक्चरिंग और टर्न अराउंड प्लान में जा रहा है, जहां पर जो फोकस होगा वो नए एज के जो बिजनेस हैं, असेट्स हैं, उन पर होगा, जैसे कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एमटीएनएल मे बी शट मूविंग ऑपरेशंस टू बीएसएनएल। As per the two government official, now government is thinking to shut down the debt-laden company that is महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MTNL के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था या डिसीजन लिया था कि प्रोबेबली MTNL को BSNL से मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो MTNL है उसको गवर्नमेंट शट डाउन करने का डिसीजन ले रही इंस्टेड ऑफ मर्जिंग इट विथ
BSNL, क्योंकि ऑप्शन जो है क्लोजर का वो सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि डिसीजन जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल है, ये डिसाइड हो गया है कि MTNL को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके कुछ जो स्टाफ हैं और जो कुछ ऑपरेशंस हैं वो BSNL को शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ना कि MTNL को BSNL में मर्ज किया जाएगा। क्योंकि पहले ऑप्शन था या गवर्नमेंट इस ऑप्शन को कंसीडर कर रही थी कि प्रोबेबली MTNL को अगर BSNL में मर्ज कर दिया जाए तो दोनों ही ग्रुप की कितनी वायबिलिटी रहेगी, लेकिन अब वायबिलिटी एनालिसिस के बाद ये डिसाइड हुआ है कि MTNL को शट डाउन करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम MTNL का डेट देखें, उसकी अकाउंट बुक देखें, तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ का जो डेट है वो MTNL पर ड्यू है। और अगर उसको BSNL में मर्ज किया जाता है तो दोनों ही कंपनीज जो हैं वो, यानी जो BSNL जो भी थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल चल रही है वो भी रेड लिस्ट में आ जाएगी और फिर दोनों ही कंपनीज का रिवाइवल जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है, इंस्टेड ऑफ मर्जिंग इट विद BSNL, it is better to shut down the MTNL and ट्रांसफ़र इट्स ऑपरेशन और स्टाफ टू BSNL। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो कुछ जो MTNL के ऑपरेशंस थे वो BSNL को ट्रांसफ़र भी किए जा चुके हैं। दिल्ली और मुंबई के जो ऑपरेशन है वो BSNL ही अब एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इट इज़ ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि MTNL जो है वो क्लोज डाउन कर दी जाएगी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सर्विस सेक्टर सस्टेन्स ग्रोथ स्ट्रीक इनटू मे। तो अभी रिसेंटली पिछले वीक हमने PMI मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस किया। अब आज का जो डेटा है वो S&P का डेटा है PMI सर्विस सेक्टर के बारे में। व्हाट इज PMI? दैट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग दिस न्यूज चैनल यू माइट बी नोइंग कि PMI जो है वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग अलग पब्लिश किया जाता है। इंडिया में इसको IHS मार्केट पब्लिश करती है और ग्लोबल लेवल पे इसको S&P पब्लिश करती है। S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर। तब जो मई मंथ का डेटा आया है सर्विस सेक्टर का, या बोल सकते हैं सर्विस PMI का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो सर्विस सेक्टर आउटपुट है वो मई के मंथ में सेकेंड फास्टेस्ट पेस से ग्रो किया है सिंस जुलाई 2010। तो जुलाई 2010 के बाद से अगर हम सर्विस सेक्टर की ग्रोथ देखें तो उसके कंपेयर में इस बार मई के मंथ में जो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली, दिस इज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोथ। और इसका रीज़न क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली है सर्विस सेक्टर में, ऑल्दो इट इज़ मॉडरेटेड स्लाइटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन मई में ये रिकवरी फिर से देखने को मिली। तो सर्विस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो PMI है सर्विस सेक्टर का मई मंथ का वो अप्रॉक्सीमेटली 61.2 रहा है। आप सभी को पता है कि जो PMI है वो 100 के पॉइंट पर, 100 के इंडेक्स पर उसको मेजर करते हैं। 50 से ऊपर अगर होता है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन उसको एक्सपेंशन मानते हैं कि उस सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है। 50 से नीचे होता है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं। तो डेफिनेटली 50 से ऊपर है तो सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है और ये एक्सपेंशन पिछले कई मंथ्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अपने 22 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट में है और ये सेकेंड फास्टेस्ट पेस्ड है इन द मंथ ऑफ में सिंस जुलाई 2010। तो 2010 यानी जुलाई 2010 के बाद से जो मई के मंथ में हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ है। और सर्वे के अकॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ द इंटेंसिफाइंग इन्फ्लेशन, हाई increase in input cost, output price rising, the service sector has shown the resilient growth। और इसका जो रीज़न रहा वो स्ट्रॉन्ग डिमांड। ये जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये मानना है कि डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट थी, स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, इम्प्रेसिव आउटपुट ग्रोथ देखने को मिला। जब क्योंकि डिमांड थी तो डेफिनेटली आउटपुट भी होगा, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन भी इंडिया के सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। एंड दैट इज़ वाई मई के मंथ में हमें ये इंक्रीज देखने को मिला है सर्विस सेक्टर के PMI में, जो कि पिछले कुछ मंथ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ सर्विस सेक्टर। हम देख सकते हैं अप्रैल 22 से लेकर के मई 2023 का डेटा दिया हुआ है। हालांकि फ्लक्चुएशंस हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो एक स्टडी ग्रोथ मेंटेन करी है सर्विस सेक्टर ने। अप्रॉक्सीमेटली 50 से ऊपर सर्विस सेक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में या मोस्ट ऑफ द मंथ्स में रहा है। 50 से ऊपर इट मीन्स एक्सपेंशन, 50 से नीचे मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। BOB टू ट्रिम स्टेक इन NSE फॉर एटलीस्ट ₹661 करोड़। तो स्टेट रन जो बैंक है, कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने मंडे को यानी कि कल प्रपोज किया है to auction a part of its stake in NSE. NSE stands for National Stock Exchange.
तो एनएससी में जो स्टेक है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसको ऑफलोड करने का डिसाइड किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। मंडे को इसके ऑक्शन का जो प्लान है वो प्रपोज किया गया, इवन एज द एक्सचेंज मस्ट एंटिसिपेटेड पब्लिक लिस्टिंग अवेट्स अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। जो फ्लो प्राइस बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग जो एनएससी है उसका जो वैल्यूएशन रखा है वो 1.56 ट्रिलियन का वैल्यूएशन एनएससी का रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। दैट इज वे बियॉन्ड द राइवल बीएससी विच इज एक्चुअली 7,790 करोड़ यानी 7,990 करोड़ का वैल्यूएशन बीएससी का है। और उसके कंपैरिजन में जो एनएससी का वैल्यूएशन रखा है बीओबी ने वो अप्रॉक्सीमेटली 1.56 ट्रिलियन का रखा है। और उसी के अकॉर्डिंग जो फ्लोर प्राइस हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया। सो लेट अस सी कि जो बीओबी ने जो इनवाइट किए हैं ऑफर्स, उसमें जिन डिफरेंट कैटेगरीज में, उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, एनआरआईज भी हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं। वो किस तरीके से स्टेक को लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मिलियन के जो शेयर्स हैं जो 0.42% स्टेक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनएससी में, उसको ऑफलोड करने जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख लेते हैं नेक्स्टली, बायजूस प्रिपेयर टू टेक टेस्ट प्रेप यूनिट आकाश पब्लिक नेक्स्ट ईयर। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म बायजूस जो है उसने मंडे को अपना जो प्लान है, कैसा प्लान, अपनी होली ओन जो सब्सिडी है आकाश की, जो बेसिकली टेस्ट प्रिपरेशन यूनिट की तरह से जानी जाती है, उसको पब्लिक करने का डिसीजन लिया। सो बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के बीच तक जो बायजूस है वो आकाश को पब्लिक कर सकता है। यह मार्केट में उसका डेब्यूट हमें देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली बायजूस ने कुछ अपने ड्यूज जो है उसको पेमेंट करने में डिले किया, जिसकी वजह से फाइनली बायजूस जो है वो फंड रेजिंग एक्सरसाइज पर जा रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, सर्विसेज पीएमआई इन मे इंक्रीजेस एट सेकंड फास्टेस्ट पेस इन 13 ईयर। ये न्यूज़ हमने मिंट में भी कवर करी है, इसमें भी बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है, जहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद भी जो इंडिया में सर्विस सेक्टर रहा है उसने मई के मंथ में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करी है। हालांकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से इनपुट कॉस्ट और आउटपुट चार्जेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं। ऑल्दो अप्रैल के मंथ के कंपैरिजन में बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सर्विस पीएमआई वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। हालांकि मिंट ने भी इस न्यूज़ को ऐसे ही कवर किया था। तो बिजनेस स्टैंडर्ड जो तो थोड़ा सा अप्रोच है वो नेगेटिव है इस न्यूज़ को पब्लिश करने में। बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अप्रैल के मंथ में 62 पीएमआई था सर्विस सेक्टर में, जो कि मई के मंथ में रिड्यूस होकर 61.2 हो गया है। हालांकि स्टिल इट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट पेस्ड इन 13 ईयर, यानी 2010 से लेकर के अभी तक का यह सेकेंड फास्टेस्ट पेस है सर्विस सेक्टर पीएमआई में। ऑल्दो अभी भी एक्सपेंशन की ही रेंज में 50 से ऊपर का ही है जो सर्विस पीएमआई है। और मिंट की अगर हम न्यूज़ को देखें तो मिंट ने भी इस न्यूज़ को इसी पैटर्न में कवर किया है। ऑल्दो डिक्लाइन है इन कंपैरिजन टू अप्रैल, बट स्टिल इट इज़ द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ दैट इंडिया सर्विस सेक्टर हैज़ रजिस्टर्ड सिंस 2010. A reason behind inflationary pressure on input cost as well as on output charges. This is the inflation at works. Because of the inflation, there is a little moderation, but still the second highest pace has been seen in case of service sector PMI. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 that is given on page number 4 of business standard. रुपी डिक्लाइन 37 पैसे अगेंस्ट डॉलर अहेड ऑफ पॉलिसी। तो कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने यूनानिमस डिसीजन लिया है। किस बात का डिसीजन लिया है? प्रोडक्शन सप्लाई और प्रोडक्शन को कट करने का, सप्लाई को कट करने का डिसीजन। और इसी डिसीजन के बाद से इमीडिएटली हमें इंडियन रुपी में डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली almost half a percentage point decline can be seen in case of Indian rupee against the USD, that is US dollar, just before the June monetary policy meeting or review meeting. 8 जून को मीटिंग जो है एमपीसी की वो शेड्यूल है, उसके इमीडिएटली पहले इंडियन रुपी ने जो डिक्लाइन रजिस्टर किया है। दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। हालांकि ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, ये ओपेक नेशन ने जो प्रोडक्शन कट और सप्लाई कट का जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो अप्रॉक्सीमेटली 82.68 पर डॉलर पर क्लोज हुआ, जबकि जो प्रीवियस क्लोज था वो 82.31% था। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.45% का वीकनिंग, 0.45% की वीकनिंग हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली।
और जिस तरह का एंटिसिपेशन किया जा रहा है अपकमिंग 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को लेकर के, कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है प्रोबेबली वो पॉज का जो सिचुएशन है, जो जहां पर उसने रेपो रेट को या पॉलिसी रेट को पॉज करके रखा है, उसको अभी मेंटेन करेगी। और मिंट की और बिजनेस स्टैंडर्ड की दोनों के ही जो पोल हुए थे उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कल कि दोनों के ही पोल में जो इकोनॉमिस्ट है उनका मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर ऑफ व्यू दैट यस आरबीआई विल मेंटेन द कंटिन्यूअस पॉलिसी पॉस्चर। लेकिन अगर ये करेंसी डेप्रिसिएशन अगर इसको कंसीडर किया जाए तो प्रॉब्ली हो सकता है कि डिसीजन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कुछ चेंज हो। ऑल्दो इट इज नॉट अ गुड साइन जस्ट बिफोर द पॉलिसी रिव्यू मीटिंग दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 8th of June, दिस डेप्रिसिएशन इन इंडियन रुपी इज नॉट अ गुड न्यूज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, ब्रिंग बैक चार्जेस अंडर सुपरवाइजरी परव्यू आरबीआई पैनल। रिसेंटली एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। क्या पर्पस था उस कमेटी का? उस कमेटी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी जस्ट टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड। जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो कस्टमर सर्विसेज ऑफर करते हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका बेंचमार्क क्या है, इंडिया में किस तरीके से कस्टमर जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो जस्ट टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्चुअली फॉर्म्ड अ कमेटी जिसको फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जो थे बीपी कानून को वो उसको हेड कर रहे थे। और उस कमेटी के अकॉर्डिंग इट वाज द सुपरवाइजरी रिव्यू, और उस कमेटी के अकॉर्डिंग कमेटी का कहना है कि जो रेगुलेटर है वो अपनी सुपरवाइजरी मीटिंग्स में, सुपरवाइजरी रिव्यू में इस बात को इंश्योर करे कि जो बैंक्स और जो अदर आरईज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, वो एंटिटीज़ जो बैंक्स पर चार्ज जो कस्टमर्स पर जो चार्जेस लगा रहे हैं वो चार्जेस रीजनेबल हैं कि नहीं। तो बेसिकली उस कमेटी ने, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, उस कमेटी ने बोला है कि जो आरबीआई सुपरवाइजरी रिव्यू करता है, सुपरवाइजरी रिव्यू मीटिंग करता है, उस मीटिंग में इस पर्टिकुलर एजेंडा को भी कवर किया जाए कि जो बैंक्स हैं, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो किस तरह के चार्ज लगा रहे हैं कस्टमर सर्विसेज पर और क्या वो चार्ज रीजनेबल हैं कि नहीं। तो जो कानून को कमेटी सेटअप करी गई थी मई लास्ट ईयर में, उसने इवैल्यूएट किया कई सारी कस्टमर सर्विसेज को, क्वालिटीज़ को, कस्टमर की नीड क्या है, किस तरीके से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया, कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको ओवरऑल इंटायर सेक्टर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कौन कौन से मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस क्वालिटी and grievance redressal mechanism in regulated entities and in financial institutions and in banks। तो कई सारा एक बहुत ही ब्रॉड स्कोप में ये जो रिव्यू मीटिंग या जो रिव्यू किया गया, स्टडी करी गई, जिसमें कस्टमर नीड्स, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी पैरामीटर्स, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कई सारे एस्पेक्ट को कवर किया है। और उसमें क्लियरली इस कमेटी ने बोला है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सुपरवाइजरी प्रोसेस के थ्रू, सुपरवाइजरी रिव्यू मीटिंग में इस बात को इंश्योर करे कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज अपनी सर्विसेज के बदले में जो कस्टमर से जो चार्ज ले रही हैं, जो कस्टमर पर चार्ज ऑफर कर रही हैं, वो रीजनेबल है या नहीं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी और भी रिकमेंडेशन थी इस कमेटी ने, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वो ये है कि बैंक्स मस्ट नॉट स्टॉप ऑपरेशन ऑफ एन अकाउंट फॉर नॉट अपडेटिंग द केवाईसी नॉर्म। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दैट कमेटी हैज़ गिवन, क्योंकि रिसेंटली हमें देखने को मिला कि अगर बैंक अकाउंट्स का केवाईसी जो है वो अपडेटेड नहीं है तो बैंक्स उस अकाउंट होल्डर के जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। तो उसको लेकर के कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि बैंक्स जो है वो इस बेसिस पर कस्टमर की सर्विसेज को सस्पेंड ना करें, इस बेसिस पर उनके ऑपरेशन को स्टॉप ना करें कि उनका केवाईसी नॉर्म अपडेटेड नहीं है। उनको टाइम दें और कस्टमर को अप्रोच करें कि वो अपना केवाईसी नॉर्म्स को अपडेट करें, केवाईसी फॉर्म्स को अपडेट करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है वो इस कानून को कमेटी जो थी वो उसने दी है। अगर ये डिटेल में पब्लिश होती है तो उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। चेक एबनॉर्मल सर्ज इन फेयर सिंधिया टू एयरलाइंस। रिसेंटली 2 इंसिडेंट के बाद, एक तो गो फर्स्ट के बैंकरप्सी जाने के बाद और जो रिसेंटली में ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिला है, उसके बाद से कुछ केसेस में, कुछ रूट्स में जो एयर फेयर हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। इवन कहीं कहीं तो 90,000 या 50,000 के भी जो फेयर हैं, वो रेट्स हैं, वो एयर फेयर्स हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। और इसकी कंप्लेंट मिनिस्ट्री से करी गई थी। तो इसी के बाद से जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इमीडिएटली अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया और एयरलाइंस को बोला है कि जो एबनॉर्मल सर्ज देखने को मिल रहा है एयर फेयर्स में बिकॉज ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, उसको कर्ब किया जाए। सिंधिया हाउएवर एडेड दैट एयरलाइन
एयरलाइन वुड हैव टू सेल्फ मॉनिटर इन दिस केस। हालांकि कोई ऐसा डायरेक्शंस नहीं दिया है, बट एयरलाइंस को ये डिक्टेशंस जरूर दिए गए हैं कि सेल्फ मॉनिटरिंग करें, सेल्फ कंट्रोलिंग करें कि इस तरह का जो प्राइस सर्ज आया है वो ना आए, क्योंकि दिस इज अ क्राइसिस सिचुएशन। और अगर इस सिचुएशन में डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सर्टन कैलामिटीज, बिकॉज ऑफ द सर्टन इंसिडेंट, तो एयरलाइंस को उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट नहीं करना चाहिए। दे शुड बी मॉरल इन दिस केस। तो उड़ीसा जो ट्रेन एक्सीडेंट और गो फर्स्ट के बाद एक सडन राइज देखने को मिला था और एक एबनॉर्मल राइज देखने को मिला था एयरफेयर के केस में, तो उसको टारगेट करते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जो एविएशन कंपनीज हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कार डीलर्स इन्वेंट्रीज पाइल अप। हालांकि अगर हम बात करें रिटेल सेगमेंट में जो पैसेंजर व्हीकल हैं उसकी सेल अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो सेल है उसमें 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोजेक्शन किए गए थे सेल को लेकर के वो प्रोजेक्शन नहीं हो पाए, या हम बोल सकते हैं उस प्रोजेक्शन में सेल नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री लेवल है डीलर्स के पास वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 दिन ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जो कार डीलर्स हैं उनकी इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप हो रही है बिकॉज ऑफ द लो डिमांड। और इसको लेकर के जो कार डीलर्स हैं दे हैव इनिशिएटेड अ नेगोशिएशन विद डिफरेंट कार मेकर्स ऑन रीकैलिब्रेटिंग द प्रोडक्शन प्लान, क्योंकि उनके पास कई सारे जो मॉडल्स हैं उनका जो इन्वेंट्री है वो पाइल अप हो गया। हालांकि कुछ ऐसे मॉडल हैं, स्पेसिफिक मॉडल है जिनकी डिमांड ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर नॉट सीइंग ए वेरी ह्यूज डिमांड। तो अगर आप किसी बिजनेस बैकग्राउंड के तो आपको पता होगा कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब सीधा होता है इंक्रीज इन कॉस्ट। तो अगर नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी हुई है आपके वेयर हाउसेस में, इन्वेंट्री का अमाउंट ज़्यादा बढ़ा हुआ, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इन्वेंट्रीज पड़ी हुई, तो इट मीन्स सिंपली कॉस्ट। तो डेफिनेटली उसी को लेकर के जो कार डीलर्स हैं उन्होंने कार मेकर से नेगोशिएशन या डिस्कशन स्टार्ट है कैसे इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व किया जाए। एंड दिस इज द इन्वेंट्री लेवल राइजिंग, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जनवरी में ये 33 से 35 पर डेज थी, जो कि मार्च में इंक्रीज होकर के 40 से 45 हो गई। रीजन बिहाइंड स्लो डिमांड इन केस ऑफ पैसेंजर व्हीकल। तो उसी को लेकर के अब जो कार डीलर्स हैं दे आर ऑन डिस्कशन मोड विद कार मेकर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एक्सटेंड इक्विपमेंट टेस्टिंग डेडलाइन टेलकोस टू सेंट्रल। तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं दे आर एक्चुअली सीकिंग फॉर some relaxation on the implementation of new guidelines। तो इक्विपमेंट टेस्टिंग को लेकर के, स्पेशली जो टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं उनकी टेस्टिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने मैंडेटरी क्लॉज लगा दिया था कि जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो जो अपने इक्विपमेंट जिससे भी खरीद रहे हैं, स्पेशली चाइना से आने वाले जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, उनका एप्रोप्रिएट टेस्टिंग होने चाहिए इन एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। तो मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MTCTE रेजीम भी बोलते हैं, उसको जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये MTCTE का जो रेजीम था इसको इम्प्लीमेंट किया था। जुलाई 1 से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, जहाँ पर जितने भी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं दे हैव टू बी टेस्टेड एंड अप्रूव्ड एट लोकल लेबोरेटरीज बिफोर दे कैन इंस्टॉल इनटू एनी नेटवर्क रोल आउट थ्रू आउट द कंट्री। तो मैंडेटरी टेस्टिंग कर दी थी, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन कर दिया था गवर्नमेंट ने, और ये जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसी को लेकर के जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं वो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो डेडलाइन है जो जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट होने वाली है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, जो कि जो आज जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने अपनी जो बॉडी है, इंडस्ट्री बॉडी है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI, उसके थ्रू गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस दी, अपना लेटर लिखा, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करी है कि जो डेडलाइंस हैं उनको मीट आउट करने के लिए इंडस्ट्री को भी और ज़्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दे। तो लेट अस सी कि गवर्नमेंट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। फिलहाल के लिए जुलाई 1 से ये जो गाइडलाइंस हैं ये इंप्लीमेंटेशन में आने वाली थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द इन्फोग्राफिक्स जहाँ पर मनरेगा को लेकर के डेटा पब्लिश किया गया है। न्यूज़ क्या है, मनरेगा वर्क डिमांड्स हाईएस्ट फॉर मे एक्सेप्ट फॉर पैंडेमिक ईयर। तो अप्रॉक्सीमेटली 31.74 मिलियन जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने मनरेगा स्कीम के तहत, मनरेगा जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, क्या बोलते हैं इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम,
तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अप्रॉक्सीमेटली 31.74 जो मिलियन हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने मई के मंथ में एम्प्लॉयमेंट सीख किया, या हम बोल सकते हैं कि काम वर्क सीख किया। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर द मंथ इन अ गिवन ईयर। तो मई के मंथ में एक सडन सर्ज देखने को मिला हमें हाउस होल्ड डिमांड मनरेगा के अंदर जो होती है उसमें। और अगर हम देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का डेटा दिया हुआ है। दिस बार डिफरेंट कलर बार इंडिकेट, ये जो रेड बार है 2018 से 19 का डेटा है, जो ये ग्रीन बार है या हम बोल सकते हैं सी ग्रीन बार है, ये 2019 से 20 का डेटा है। ब्लैक जो है वो 2020 से 21 का डेटा है। ब्लू जो है वो 2021 से 22 का डेटा है। येलो जो है 2022 से 23 का डेटा है। और जो ये डार्क ग्रे है 2023 से 24 का डेटा है। और अगर हम देखें तो मई के मंथ में हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 31.74 मिलियन हाउस होल्ड से मई के मंथ में डिमांड किया है जॉब का थ्रू मनरेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया इंडोनेशिया टू ड्राइव एशियाज ग्रोथ। सो इंडिया along with Southeast Asian countries such as Indonesia is expected to sustain growth in the medium term in Asian region, replacing the China as a key growth driver। तो दो रिपोर्ट पब्लिश हुई है मॉर्गन स्टैनले की और नोमुना की, दो सेपरेट रिपोर्ट मंडे को रिलीज हुई हैं। और उसके अकॉर्डिंग मॉर्गन स्टैनले ने प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.2% रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। और अगर हम नमूरा के एस्टिमेशन को देखें तो नमूरा ने ये एस्टिमेट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 5.9% के ग्रोथ रेट से जो इंडिया है वो 23 में ग्रो करेगी, कैलेंडर ईयर 2023 में। और इसके साथ जो चाइना का जो डिमांड है, जो चाइना की ग्रोथ रेट है उसमें स्लो डाउन एंटिसिपेट किया है। विद द स्लोइंग चाइनीज ग्रोथ वी एक्सपेक्ट जीडीपी ग्रोथ इन एशिया टू सस्टेनेबली आउट परफॉर्म देन अदर इमर्जिंग मार्केट। और इन द एंड यूएस, तो जो अदर इमर्जिंग कंट्रीज हैं, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनके कंपैरिजन में एशिया के जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जैसे कि हो गया इंडिया और इंडोनेशिया, इनकी ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहेगी। और इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आर सेट टू बी द fastest growing economy in this decade। तो ये मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट को लेकर के, जो कि इंडिया के बारे में प्रोजेक्शन है। 23 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा दिया हुआ है। और ये नमूना की रिपोर्ट है जो कि कैलेंडर ईयर के बेसिस पर है, तो 2022 का डेटा और 2023 का डेटा दिया हुआ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। हालांकि इन दोनों के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी और इंडिया के साथ जो इंडोनेशिया भी है वो भी आउट परफॉर्म करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया यूएस ओके डिफेंस टेक ट्रांसफर रोड मैप। तो फाइनली इंडिया और यूएस ने मंडे को कंक्लूड कर लिया है कि जो एम्बिशियस रोड मैप था जिसको लेकर के काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन चल रहा था, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के स्पीड अप मैनर में काम किया जाएगा, इंडिया और यूएस के बीच में उस रोड मैप को लेकर के कंसेंसस बन चुके हैं। तो अब इंडिया और यूएस जो वो अपने मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में एक स्टेप और ज़्यादा हो चुके हैं, जहां पर दोनों ही कंट्रीज़ कई सारे जो टेक्नोलॉजी टाइप्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करेंगे और को प्रोडक्शन का काम भी करेंगे फॉर डिफरेंट मिलिट्री प्लेटफॉर्म सच एस एयर कॉम्बैट, लैंड सिस्टम एंड अदर डिफेंस सिस्टम। और जिस तरीके से ये साइन हुआ है, ये डील, ये कॉपरेशन साइन हुआ है, ये चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। तो नया फ्रेमवर्क कॉपरेशन का फाइनलाइज किया गया है और दोनों ही कंट्रीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर नए फ्रेमवर्क पर साइन भी कर दिए हैं। तो प्रोबेबली अपकमिंग टाइम में हमें इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के और ज़्यादा कॉपरेशन देखने को मिलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a nice day.